हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्यागपत्र उपन्यास के बारे में। तो ये उपन्यास आपके, चाहे आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार एस्टेट की, दोनों ही सिलेबस में आपका त्यागपत्र उपन्यास जो है दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ पे इस उपन्यास के बारे में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, इसकी कथा वस्तु क्या है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। प्रकाशन वर्ष इसका है सन 1937 ईस्वी। मुंबई से निकलने वाली हिंदी ग्रंथ रत्नाकर के लिए उसके संपादक प्रेम जी के अनुरोध पर ये लिखा गया। तो ये क्यों लिखा गया ये भी आपको पता चल गया। आगे है 1965 में अभिनंदन समारोह में त्यागपत्र का नाट्य रूपांतर का मंचन भी हुआ है। यानी कि इसका जो नाटक रूप में मंचन हम कह सकते हैं वो 1965 में हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की, वो है इस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है। तो इसमें अनमेल विवाह का दुष्परिणाम जो है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार से मृणाल की शादी एक अधेड़ उम्र वाले पुरुष से हो जाती है और उसका जीवन किस प्रकार से बीतता है। नारी पर आधारित ये उपन्यास है, नारी प्रधान उपन्यास है, मृणाल के जीवन पर आधारित है, दर्शन और मनोविज्ञान पर आधारित है। ये जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है। तो जैनेन्द्र कुमार जी जो है उनके सभी उपन्यासों में मनोवैज्ञानिकता जो है दर्शन होते हैं। तो उसी का चित्रण यहाँ पे है। आत्मकथात्मक शैली में ये लिखा गया है। तो कई बार शैली भी पूछ लेते हैं, तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। ये उपन्यास 8 अंकों में विभाजित है। सर एम दयाल की आप बीती, ये जो उपन्यास है सर एम दयाल की आप बीती है, वो जज होते हैं। वैवाहिक विडंबना, फिर इसके बाद एक से प्रेम दूसरे से विवाह के कारण नारी का जीवन जो है किस प्रकार से अभिशप्त होता है और निर्वासित सा जीवन उसको व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने पति को अपने उस प्रेम के बारे में बता देती है और इसके बाद उसका पति जो है उसको घर से निकाल देता है। तो किस प्रकार से उसका जीवन होता है, यही इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। सभ्य और असभ्य समाज के बीच की क्या सोच है, ये इसमें दिखाया गया है। तो देखिए, कई बार होता है व्यक्ति जो है परिस्थितियों में फंस गया है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, तो ये मत करो वो मत करो। तो ये सभी चीजें जो है इसमें देखने को मिलती है। सामाजिक मर्यादा व स्वतंत्र विचारों का टकराव इसमें देखने को मिलता है। त्यागपत्र उपन्यास को जैनेन्द्र ने डायरी और संस्मरण की शैली में लिखा है। उपन्यास में कथा मृणाल की है, उसे ना तो लेखक कहता है ना मृणाल कहती है। यानी ये कथा क्या है, डायरी या संस्मरण शैली में लिखा गया है। इस कथा को ना तो स्वयं मृणाल कहेगी, ना ही लेखक के द्वारा ये कथा कही गई है। ये कथा जो है प्रमोद के द्वारा जो है कही गई है। प्रमोद का जो है मृणाल का भतीजा होता है, वो सारी ये घटनाएं जो है कहता है। अब जितनी घटनाओं और स्थितियों का साक्षी प्रमोद रहा है, समझा है और सुना है, उसी का तो वर्णन कर सकता है। तो देखिए, इस उपन्यास में एक और चीज ये भी आती है कि जब तक कोई स्वयं की आप बीती नहीं बताएगा तब तक फुल हम कह सकते हैं किसी के बारे में हम नहीं जान सकते। लेकिन अब जैसे यहाँ पर है, तो मृणाल के जीवन में जितना कुछ घटित होता है, इसमें जो उसका भतीजा है प्रमोद, वो जितनी घटनाएं स्वयं देखता है, मृणाल खुद उसको बताती है या कोई और उसको ये बताता है मृणाल के जीवन के बारे में, तो इन सभी का मिला जुला कर जो रूप हम कह सकते हैं वो इस उपन्यास में देखने को मिला है। त्यागपत्र के कथानक का ताना बाना प्रमोद के वर्णन से आता है, वही मृणाल की कहानी कहता है। प्रमोद के इस कथ्य के 2 भाग हैं। जिन बातों घटनाओं का साक्षी वो स्वयं है जो उसने खुद देखा है। दूसरा वो है कि कुछ उसको मृणाल जो है बताती है अपने जीवन के बारे में, और तीसरा जो है कुछ अन्य पात्र जो है वो मृणाल के बारे में बताते हैं। तो ये 3 घटनाएं जो है इस पर आधारित ये उपन्यास है। ठीक है, पहली बार ये 1937 में प्रकाशित हुआ और उपन्यास का प्रारंभ जो है किस वाक्य से होता है, तो वो भी देख लीजिए। सर एम दयाल जो इस प्रांत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे थे, उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था।
पीछे उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, जिसका संक्षिप्त सार इतस्ततः पत्रों में छप चुका है। उसे एक कहानी ही कहिए। मूल लेख अंग्रेजी में है, इसी का हिंदी उल्था यहाँ दिया जाता है। तो ये इसकी भूमिका के अंतर्गत आपको ये चीजें जो है इसमें मिल जाएगा। जो उपन्यास का जो शुरुआत है उसमें आपको ये चीजें मिल जाएगी। इसके बाद जो है उपन्यास का प्रारंभ होता है और यहाँ सर एम दयाल जो यहाँ पे जिक्र हुआ था उसके स्थान पर कहानी का जो पात्र है वो प्रमोद बन के आ जाता है। और इसी प्रमोद की बुआ जो है वो मृणाल है। मृणाल के मरने की खबर से उपन्यास का प्रारंभ होता है। फिर विस्तार से मृणाल के जीवन की कहानी चलती है। उपन्यास का अंत भी मृणाल के मरने से ही होता है। बुआ के मरने के बाद बुआ को संबोधित करते हुए प्रमोद कहता है, बुआ तुम मर गई, तुम्हारे जीते जी मैं राह पर ना आया। अब सुनो मैं यह जजी छोड़ता हूँ, जगत का आरंभ समारंभ ही छोड़ दूंगा। औरों के लिए रहना तो शायद नए सिरे से मुझसे सीखा ना जाए, आदतें पक गई है, पर अपने लिए तो उतनी ही स्वअल्पता से रहूंगा जितनी अनिवार्य होगा, यह वचन देता हूँ। तो ये जो है प्रमोद ने इस उपन्यास के शुरुआत में कही है जब उसको बुआ के मरने की खबर आती है। इस तरह यह उपन्यास जो है सर एम दयाल से प्रारंभ होता है और फिर अंत में फिर से सर एम दयाल जो है वही इस उपन्यास में आते हैं। अब इस उपन्यास में जो ये त्यागपत्र का अर्थ है उसका क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ हुआ कि जज एम दयाल या प्रमोद द्वारा जज के पद से दिया गया त्यागपत्र। तो यहाँ पर देखिए इस उपन्यास में मृणाल के त्यागपत्र से तो कोई संबंधित ही नहीं है, क्योंकि इस उपन्यास में मृणाल की मृत्यु हो जाती है, वह भी अपनी स्वेच्छा से। यानी जब जैसे सभी लोग मरते हैं उसी प्रकार से मृणाल की जब मृत्यु होती है वो खुदकुशी या कोई ऐसी चीज नहीं करती, जब उसकी मृत्यु स्वयं से हो जाती है। तो यहाँ पर त्यागपत्र मृणाल के जीवन के नाम से नहीं हुआ है, बल्कि प्रमोद के नाम से ये उसके जज के पद से दिया गया त्यागपत्र के नाम से रखा गया है। वह मृत्यु का वर्णन नहीं करती, वह ऐसा जीवन वर्ण करती है जिसमें उसे अपार कष्ट होता है, परंतु वह जीवन से त्यागपत्र की श्रेणी में नहीं आता। तो यह उपन्यास प्रमोद का है या फिर मृणाल का? तो वर्णन की दृष्टि से तो मृणाल इस उपन्यास में महत्वपूर्ण है, परंतु उपन्यास के ढांचे में प्रमोद भी इस उपन्यास का एक प्रमुख पात्र है। तो इस उपन्यास में कथावाचक के रूप में जो कथा कहता है वो प्रमोद है और कथा का जो विषय है वो है मृणाल। तो दोनों का ही रिश्ता जो है आत्मीय और सघन है। चलिए बात करते हैं इसके पात्र परिचय की। इस उपन्यास में कौन कौन से पात्र है? तो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वो है मृणाल। इस उपन्यास की नायिका है, प्रमोद की बुआ है और मुख्य पात्र है प्रमोद। सर एम दयाल जो है वही प्रमोद होते हैं। मुख्य पात्र है मृणाल के भतीजे हैं। शीला मृणाल की सहेली है। शीला का भाई मृणाल जिससे प्यार करती है। माता पिता और फूफा। तो इसके अलावा जो है प्रमोद के माता पिता और फूफा भी इसमें है, जिनका कोई नाम नहीं आया है। इसके अलावा कोयले वाला है, जिससे मृणाल जो है बाद में जिसके साथ रहती है, जब उसका पति उसको छोड़ देता है तो वो इस कोयले वाले के साथ ही रहती है। राजनंदिनी प्रमोद की शादी जिससे तय होती है। डॉक्टर साहब राजनंदिनी के पिता। इसके अलावा जो है अस्पताल की एक मेम है। ये सारे इसके पात्र हैं। चलिए अब आ जाते हैं इसके कथा वस्तु पे। इसकी कथा क्या है? तो उपन्यास का प्रारंभ मृणाल के स्कूल के दिनों से होता है, जब वह अत्यंत शरारती और चुलबुली लड़की हुआ करती थी और जिसकी जो है शीला नामक एक सहेली होती है। शीला और भी नटखट है। एक बार शीला गणित के शिक्षक की कुर्सी में कीले डाल देती है। शिक्षक जो है वो नाराज होते हैं और वे पूरी कक्षा को दंड देने के लिए तैयार होते हैं और पूछते हैं कि यह किसने किया। मृणाल को पता चलता है कि यह काम जो है वो शीला ने किया है, तब वह कक्षा में खड़ी होकर स्वीकार कर लेती है कि यह काम उसने किया है और इस बात पर उसके डंडे से पिटाई होती है, जिससे वह शांति से स्वीकार कर लेती है। मृणाल की आत्म पीड़ा की यह पहली कहानी है जब उसकी पिटाई की जाती है और वह चुपचाप इसको स्वीकार कर लेती है। शीला के घर मृणाल का आना जाना होता है। यहाँ शीला के भाई से उसके संबंध हो जाते हैं।
जब प्रमोद की माँ अर्थात मृणाल की भाभी को इन सब की जानकारी होती है, तब वह मृणाल को कमरे में बंद करके डंडे से खूब पिटाई करती है। और एक बार तो मृणाल चिल्लाती है, बाद में वह इस मार को चुपचाप सहन कर लेती है। तो इस घटना से आहत प्रमोद के माता पिता जल्दी जल्दी मृणाल का विवाह कर देते हैं, क्योंकि मृणाल जो है वो शीला के भाई से प्रेम करती रहती है। तो जब उसके भैया भाभी को, मृणाल के भैया भाभी को ये पता चलता है कि उसका किसी लड़के से ऐसे ऐसे अफेयर चल रहा है या उसको पसंद करती है, तो वो उसका जो है विवाह कहीं और तय कर देती हैं। उसकी किशोरावस्था अभी चल ही रही है, न उसकी समझ विकसित हुई है और ना ही उसकी भावनाएं। चुपचाप वह इस स्थिति को स्वीकार कर लेती है। कुछ दिन बाद वह वापस घर आती है। वह माँ बनने वाली होती है। ससुराल में वह खुश नहीं है और वह ससुराल भी नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसका पति जो है वो प्रौढ़ होता है और उसको बेत से पीटता है। उसका पति जो है उससे 1.5 उम्र का होता है, उससे ज्यादा उम्र का होता है। और वो मृणाल जो कि किशोरावस्था में ही होती है, उसका पति जो है उसको मारता रहता है। दोबारा ससुराल जाने पर कुछ दिन बाद पति उसे घर से निकाल देता है। उसकी नवजात बच्ची की भी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद एक बार तो उसके पति ने पिटाई की थी, तो उसको जो है वापस ससुराल भेज दिया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद जो है उसका पति फिर से उसे घर से निकाल देता है और उसका जो बच्चा होता है छोटा सा, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वह एक कोयले वाले के घर में रहने लगती है। मृणाल उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। प्रमोद जो है उससे मिलने जाता है। तब वह अपनी स्थिति का बयान करती है और यह आशंका जाहिर करती है कि अब थोड़े दिनों बाद यह आदमी भी मुझे छोड़कर वापस अपने परिवार के पास जाने वाला है। कुछ समय पश्चात मृणाल को मारपीट कर निराधार छोड़कर वह कोयले वाला भी चला जाता है। अस्पताल में वह एक बच्ची को जन्म देती है। अस्पताल मिशन का है। अस्पताल वाले उसे यह प्रस्ताव देते हैं कि वह इस बच्ची को मिशन को सौंप दे। मिशन उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देगा। वे मृणाल को भी ईसाई धर्म स्वीकार करने की सलाह देते हैं। उसे नर्स की नौकरी का भी प्रलोभन देते हैं। मृणाल उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और बिना किसी के सहारे वहां से चली जाती है। इसी बीच जो है प्रमोद के विवाह की चर्चाएं चलती है। वह लड़की देखने के लिए जिस घर में जाता है, उस घर में नौकरानी के रूप में उसे मृणाल मिलती है। मृणाल का जीवन अब ढर्रे पर आ गया है। हालांकि उसकी बच्ची की फिर मृत्यु हो गई है। लड़की वालों को पता चलता है कि मृणाल प्रमोद की बुआ है, तो वह ये रिश्ता करने से मना कर देते हैं और मृणाल को भी नौकरी से निकाल देते हैं। अब वह कुत्सित समाज के बीच चली जाती है, जहां उसका जीवन लगभग नरकीय जीवन बन जाता है। प्रमोद फिर प्रयास करता है कि मृणाल उसके साथ उसके घर चले। कोयले वाले के यहाँ मिलने पर भी प्रमोद प्रस्ताव रखता है, परंतु मृणाल यह कहती है कि वह घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी माँ का है। अब प्रमोद की माँ की मृत्यु हो चुकी है। प्रमोद भी बड़ा वकील बन गया है। तब भी वह मृणाल को जो है साथ चलने के लिए कहता है, तो मृणाल उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वह प्रमोद को कहती है कि वह अपने रुपए इस बस्ती के लोगों पर खर्च करे। यह वह नहीं कर पाता। समय बीतता जाता है। प्रमोद जो है वकील से जज बन जाता है और एक दिन उसको पता चलता है कि बुआ मर गई। प्रमोद के मन में भी पश्चाताप जागृत होता है और वह जजी से त्यागपत्र दे देता है। यहाँ आकर उपन्यास जो है वह समाप्त हो जाता है। इस कथा के भीतर ही समाज, चिंतन, पात्रों का जीवन, उनका व्यक्तिगत सब चित्रित होते रहते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण जीवन जो है किस प्रकार से मृणाल का बीतता है, जहाँ वो पति के घर से भी निकाल दी जाती है, क्योंकि वो अपने पति को बता देती है कि मेरा जो है किसी और से प्रेम था शादी से पहले। तो जब उसके पति को ये बात पता चलती है, तो उसका पति उसको घर से निकाल देता है और उसका जो बच्चा होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो अपने भाई भाभी के घर में जाना स्वीकार नहीं करती है और वो कोयले वाले के पास चली जाती है। वहां वो कुछ दिन रहती है, फिर से वो उसको बच्चा होने वाला होता है और वो कोयले वाला भी उसको पीट पीट के फिर चला जाता है उसको छोड़ के। वहां कोयले वाले के जब वहां रहती है, तब वहां पे प्रमोद आता है, वहां उसको लेने के लिए आता है। लेकिन वो उस टाइम मना कर देती कि वो घर तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारे माँ का है और मैं वहां नहीं जाऊंगी। फिर वो
कुछ दिन जब हॉस्पिटल में उसको बच्चा होने वाला होता है, तो हॉस्पिटल जो है एक ईसाई का होता है, तो वो लोग कहते हैं कि तुम यही बच्ची को रख दो और हम इसको पाल-पोस के बड़ा करेंगे और तुम भी ईसाई धर्म अपना लो। इसको प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें मैं नर्स की नौकरी दे दूँगी, लेकिन ये वो चीज़ मना कर देती है और ये वापस आ जाती है। वहाँ से भी वापस आ जाती है और इसको जो है एक घर में नौकरी मिल जाती है, नौकरानी के रूप में ये कार्य करने लगती है। कुछ समय पश्चात वहाँ जो है प्रमोद का रिश्ता जाता है, तो प्रमोद देख लेता है कि ये तो मेरी बुआ है, तो प्रमोद का भी रिश्ता टूट जाता है कि बुआ इसकी ऐसी है और जो बुआ है उसको भी काम से निकाल दिया जाता है। और इसके बाद जो है अ, ये फिर बार-बार जो है प्रमोद उसको बोलता रहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन कहीं न कहीं इस सभ्य समाज और असभ्य समाज की जो बात हुई थी, तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके भी डर रहता है, कहीं न कहीं प्रमोद भी इन चीज़ों से डरा रहता है कि समाज जो है उसको क्या कहेगा। ये चीज़ें उसके मन में भी रहती है, तो इस कारण वो कभी भी इस चीज़ को लेके हौसला जो है नहीं जुटा पाता है, कोशिश तो करता है लेकिन हौसला नहीं जुटा पाता है। तो इस कारण से बुआ का जीवन उसी प्रकार से हो जाता है और अंत में उसको इस चीज़ का जब पछतावा होता है, तब वह अपने जजी छोड़ देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। सबसे पहले मृणाल का कथन, मैं नहीं बुआ होना चाहती। बुआ, छी! देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं बुआ बनना नहीं चाहती, मैं तो चिड़िया के जैसे उड़ना चाहती हूँ। तो ख्वाब जो है उसके उड़ान भरने की, खुशियों की, जीने की होती है। तुम सब लोगों के लिए मैं पराई हूँ, तेरी माँ ने मुझे धक्का देकर पराया बना दिया है। फिर आगे है, कन्या जाति क्या अपने पिता के घर ही होती है? मैं कोई निराली जन्मी हूँ? आगे कहते हैं, मैं मर सकती थी लेकिन मैं नहीं मरी। मरने को अधर्म जानकर ही मैं मरने से बच गई। किसके सहारे मैं उस मृत्यु के अधर्म से बची? फिर कहते हैं कि आगे कथन है, पापनी हो सकती हूँ पर उसके ऊपर क्या, अकृतज्ञ तक के बीच बैनो नहीं। प्रमोद, तुम सब लोग मुझे मरा हुआ क्यों नहीं समझ लेते, क्यों मुझे तंग करते हो? फिर आगे कथन है, तुम समझते हो यह आदमी उसके साथ मैं रह रही हूँ मुझे ज्यादा दिन रखेगा? नहीं, मैं जानती हूँ एक दिन यह मुझे छोड़कर चला जाएगा, तभी इस कोठरी से मेरे उठने का भी दिन होगा। तो ये जो कथन है वो कोयले वाले के संबंध में उसने कहा है। दान स्त्री का धर्म है, नहीं तो उसका और क्या धर्म है? उससे मन मांगा जाए, तन भी मांगा जाएगा। सती का आदर्श और क्या है, पर उसकी बिक्री ना यह ना होगा। मैं स्त्री धर्म को पतिव्रत धर्म ही मानती हूँ, उसका स्वतंत्र धर्म मैं नहीं मानती। फिर आगे मृणाल के ही कथन है, एक बार घर आकर मैं समझ गई थी कि वैसे मौके मैके जाना ठीक नहीं है। स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मैके की है, ससुराल से टूटी तब मैके से तो वो अपने आप ही टूट गई थी। तो ये सारे कथन जो है उसके प्रमोद के साथ हुए हैं, जब वो अपने घर पहली बार जाती है उसको वहां से भी हटा दिया जाता है। आगे है, गर्म तवे पर जैसे जल की बूंद चटक कर छिटक रहती है, वैसे ही मेरी ओर से कोई ठंडा बोध तब स्फोट ही पैदा करता है। आगे है, उसकी प्यारी थी और प्यारी हूँ वह मैं जानती हूँ। तो ये उसने कोयले वाले बनिए के लिए कहा है। आगे, वह जान गया था कि मैं उसकी सर्वस्व नहीं हूँ, मैं बस एक बदजात व्यभिचारिणी स्त्री हूँ। तो यहाँ पे यह जो वह शब्द प्रयोग हुआ वह कोयले वाले के लिए आया है। आगे कथन है, जीवन एक परीक्षा है। आगे है, जब तक पास है तब तक वह पुरुष अन्य नहीं है। मेरा सब कुछ उसका है, उसकी सेवा में त्रुटि नहीं कर सकती। पतिव्रत धर्म यही तो कहता है। यहाँ पर भी जो ये वह शब्द हुआ है वह पुरुष अन्य नहीं है, तो ये कोयले वाले के संबंध में उसने कहा है। मनुष्य हो तो भीतर तक मनुष्य होना होगा। कलई वाला सदाचार यहाँ खुलकर उघड़ रहता है। यहाँ खरा कंचन ही टिक सकता है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं कि वह कहे कि मैं पीतल नहीं हूँ। यहाँ कंचन की मांग नहीं है, पीतल से घबराहट नहीं है। इसके भीतर पीतल रखकर ऊपर कंचन दिखने का लोभ यहाँ क्षण भर नहीं टिकता है, बल्कि यहाँ पीतल का ही मूल्य है। तो यहाँ तक मृणाल के कथन है। अब बात करेंगे दूसरे कथन के, जो कि प्रमोद के कथन है।
तो राक्षस है और मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूंगा। ये बात उसने अपनी माँ से कही थी, क्योंकि उसकी माँ का यानी उसकी भाभी का जो है, मृणाल की भाभी का मृणाल के प्रति जो व्यवहार था, उसकी पिटाई करी थी। इसके पक्ष में उसने ये बात कही कि मृणाल को उसने पीटा था, तो उसने कहा कि तू राक्षस है, मैं तुझे इस घर में नहीं रखूंगा। आगे है, इस सामने बैठी प्रगल्भ नारी को घृणा करना चाहता हूँ या उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहता हूँ। वह नारी अति निर्मम स्नेह भाव से मुझे देखती रही। ये कथन उसने अपने बुआ के लिए कहा है। सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही हमारा गलत है, सारा चक्कर यह ऊट-पटांग है। इसमें तर्क नहीं है, संगति नहीं है, कुछ नहीं है। आगे है, जिंदगी है चलती है, कौन किसके लिए थमता है, मरते भी मर जाते हैं, लेकिन जिनको जीना है वे तो मुर्दों को लेकर वक्त से पहले मर नहीं सकते। गिरते के साथ कोई गिरता है, यह तो चक्कर है। गिरता गिरे, उसे उठाने की सोचने में तुम लगे कि पिछड़े, इसे चले चलो, पर इससे चला चली के चक्कर में अकस्मात मुझे और भी पता लगा। आगे, जिंदगी है चलती है, यहाँ तक जो कथन है वो प्रमोद का था। प्रमोद के पिता का क्या कथन है, यानी उसके मृणाल के भाई का। यह झूठ नहीं है, मृणाल की पत्नी का धर्म पति है, घर पति गृह है, उसका धर्म कर्म और उसका मोक्ष भी वही है, समझती तो हो बेटा। तो ये सारे कथन जो है महत्वपूर्ण थे, जो कि आपके त्यागपत्र उपन्यास से थे। तो आशा करती हूँ कि आपको संपूर्ण जो कथा है वो इस उपन्यास का समझ में आ गया होगा। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।